अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में रिफ्लेक्टिव टीचिंग के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें मेथड्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने की। टूल्स, मेथड्स और वेज फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग के कौन कौन से मेथड को ओबे करते हुए हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहले है इसमें वीडियो और ऑडियो क्लास रिकॉर्डिंग्स के हम अपनी वीडियो बना सकते हैं, और जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, हमारा स्पीकिंग स्टाइल कैसे है, हम कैसे स्टूडेंट्स को इंगेज रख सकते हैं अपनी क्लास में। इन चीज़ों को हम देख सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, खुद ही सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट फीडबैक और स्टूडेंट एवोल्यूशंस। ये नेक्स्ट टूल है या मेथड है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, जिसमें हम स्टूडेंट की फीडबैक से, स्टूडेंट के आउटकम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बच्चों को हमारे पढ़ाने का जो सा मेथड है वो समझ आ रहा है, हमें इसमें कितने इम्प्रूवमेंट या इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स से भी हमें काफ़ी हद तक अपने पढ़ाने के अंदाज़ों से वो समझ लग जाता है। नेक्स्ट है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम क्लास की जो होल है, क्लास का इन्वायरमेंट है, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सब मेथड है वो किस हद तक सक्सेसफुल है। नेक्स्ट है लेसन नोट्स। एक टीचर अपने लेसन नोट्स को ऑब्ज़र्व कर सकती है और उससे उसे पता चल जाता है कि जो से मैं पढ़ा रही हूँ उसमें मेरे मटेरियल में कितने हद तक बच्चों के समझने के का मटेरियल है, आसानी से वो समझ सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है, स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो पहली बार समझ रहे हैं, तो हमें उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए कि बच्चे आसानी से समझ सकें। अब नेक्स्ट जो सा मेथड है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का, वो पेयर ऑब्जर्वेशन है। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसका अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। तो पेयर ऑब्जर्वेशन क्या है? इन पेयर ऑब्जर्वेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग इज अ प्रैक्टिस where one teacher observes and provides feedback on the teaching methods, techniques and practices of another teacher. जैसे हमें नाम से पता चल रहा है, पेयर का क्या मतलब होता है? हमारा कोई पार्टनर, साथी, वो ऑब्जर्व करता है, ठीक है, इसमें अपने दूसरे को कोवर्कर की जो कि बताता है कि कहाँ पर क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एजुकेटर्स वर्किंग collaboratively टू enhance their टीचिंग स्किल्स एंड improve द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन देयर इंस्टीट्यूशन। कि दो या जितने भी लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेटिव मतलब एक दूसरे की इन्वॉल्वमेंट के साथ, बाहमी ताउन से, और फिर वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और गाइड वगैरह करते हैं। तो अब नीचे पेयर ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को सिलेक्ट किया जाएगा। टीचर्स ऑफन पेयर अप और फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स टू कंडक्ट पेयर ऑब्जर्वेशंस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एस्टैब्लिश अ trusting and respectful relationship between observers and those being observed. Next है purpose and goals. Teachers should clarify the purpose and goal of the peer observation process. Common objectives which include are professional development, sharing best practices and providing constructive feedback to improve their teaching. पेयर ऑब्जर्वेशन के खास मकसद होता है वो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग, के टीचर्स जो से दोनों अवेलेबल होने चाहिए, जो ऑब्ज़र्व करेगा और जो ऑब्ज़र्व किया जाएगा। शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, कि ये सब कुछ हो गया। अब जो ख़ास इम्पोर्टेंट मरहला है कि जिसकी वजह से सब कुछ किया जा रहा है, वो स्टेप कंडक्ट करवाया जाएगा ऑब्जर्वेशन का। द ऑब्जर्वर अटेंड्स द क्लास और टीचिंग सेशन ऑफ देयर पेयर। ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन दे पे अटेंशन टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग सच एज इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड द यूज़ ऑफ टीचिंग मटीरियल्स। इसके बाद जो स्टेप है वो है डाटा कलेक्शन का। ऑब्जर्वर्स टेक नोट्स और यूज़ एन ऑब्जर्वेशन रूब्रिक टू रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशंस। रूब्रिक क्या होता है कि एक ना स्कोरिंग गाइड टाइप होता है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के लिए। दे मे आल्सो गैदर इंफॉर्मेशन ऑन स्टूडेंट रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन। अब ये डाटा कलेक्शन
किस किस चीज़ों से होगा। नेक्स्ट है पोस्ट ऑब्जर्वेशन डिस्कशन, के ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्कस करेंगे ये सब कुछ कौन। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर एंड टीचर बीइंग ऑब्जर्व मीट टू डिस्कस द फीडबैक। दिस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस वेयर बोथ पार्टीज एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है फीडबैक। फीडबैक दिया जाएगा जो सीनियर या जो कोवर्कर होगा, ज़रूरी नहीं है कि हमें सीनियर ही गाइडेंस प्रोवाइड करे, कोई और भी हम अपने आप को कभी कभार खुद सही से नहीं देख पाते, कोई और हमें असेस कर लेता है और हमें बता देता है, पास होगा तो हम खुद भी कर लेते हैं खुद को अच्छे से असेस। तो इसमें फिर फीडबैक दिया जाएगा। द ऑब्जर्वर प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर बीइंग ऑब्जर्व्ड। फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, actionable and focused on strengths as well as areas for improvement. It should promote reflection and growth, कि वो जो है फ़ायदेमंद फीडबैक होना चाहिए। तो नेक्स्ट है एक्शन प्लान का, कि फिर से जो फीडबैक मिला है उसको कार लाते हुए वो एक्शन करेगा, ठीक है। अब कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं पेयर ऑब्जर्वेशन के फॉर सेवरल रीजंस as it has been explained below. It offers an external perspective on teaching practices. It encourages self-reflection and professional growth. It fosters a culture of collaboration and continuous improvement among educators. Fosters के ये promote करती है, foster का मतलब ये। It can lead to the sharing of innovative teaching methods and strategies, के जो उनसे एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो अपनी जो सी प्रैक्टिसेस है, अपनी जो सी जो वो सब कुछ सीख चुका है वो उसके साथ शेयर करेगा, और जो बता रहा है वो भी कुछ नया सीख सकता है जो उस अगले पर्सन के प्रैक्टिस के दौरान। ज़रूरी नहीं कि एक ही बंदे के पास सब कुछ हो, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज शेयर होती हैं। इट हेल्प्स मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स पेयर ऑब्जर्वेशन के। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव जर्नल, या इसको टीचर्स डायरी भी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल सर्व्स एज अ मीन्स फॉर टीचर्स टू candidly share their insights, feelings, emotions and ideas in a confidential manner। कि इसमें टीचर्स क्या करते हैं, कैंडिडली शेयर, कैंडिडली मतलब वाज़िया तौर पर वो शेयर करती हैं जो भी उन्होंने फील वगैरह की, अपनी इमोशंस, उसको किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट वे में, क्योंकि डायरी उनके पास होती है तो वो सब कुछ उनका सीक्रेटली होता है, उन्हीं तक महदूद रहता है। अगर वो चाहें तो किसी के साथ शेयर भी करती है, लेकिन बेसिकली ये सीक्रेट एक वे है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का। अब इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स फॉर टीचर्स आर यूज्ड टू हेल्प देम एनालाइज एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद स्टूडेंट्स एंड रिलेट इट टू अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल एज विद थ्योरीज एंड मेथड्स दैट वर टॉट, ठीक है। The purpose is for teacher to determine what results in the best outcome and the most productive learning environment for students। तो ये टीचर को अपने जो से एक्सपीरियंसेस हैं, टीचिंग मेथड हैं, उनको एनालाइज करने में हेल्प आउट करते हैं। इसका मेथड ये होता है कि स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल के दौरान कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, लेसन ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है, डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट वो डिड एंड व्हाई वो डिड इट। इसमें देखा जाता है कि स्टूडेंट्स कितने हद तक समझ चुके हैं, अच्छे से समझ आया या नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज़ को देखा जाता है कि डेट दे वर अप्रोप्रिएट टू आवर गोल्स और नॉट। नेक्स्ट लर्नर्स को देखा जाता है, वर दे ऑन टास्क, इफ़ नॉट व्हेन एंड व्हाई, ठीक है। Which parts engaged them most? How much English used in class? And many other things we consider. And next, management के time management और बाकी सब कुछ management वो कितने हद तक अच्छा रहा? How was the pacing and timing? Were my directions clear? तो ये सब कुछ देखा जाता है। फिर ओवरऑल देखा जाता है, इफ़ आई टीच अ लेसन अगेन व्हाट विल आई डू डिफरेंट। और फिर एक्शन प्लान लिखा जाता है कि नेक्स्ट बार जब क्लास में होगा तो उसको कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एक रिफ्लेक्टिव जर्नल में होता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये होता है रिफ्लेक्टिव जर्नल में।
तो अब हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग की एडवांटेज को देख लेते हैं। प्रीवियस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं, लेकिन मज़ीद कॉम्प्रिहेंसिव हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट है, इट इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस। हमें ख़ुद के बारे में पता चल जाता है कि हमें कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं टीचिंग के दौरान, तो हम खुद को बेहतर करते हैं। इन्हेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, जब बच्चों को अच्छे से समझ आएगा तो वो इंगेज रहेंगे। इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, जब हमें स्टूडेंट की डाइवर्स नीड्स का पता चलेगा कि उन्हें वो किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, तो हम अपनी मेथड को मॉडिफाई कर लेते हैं, तो अडेप्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होती है। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेंथन हो जाती है, हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ इन्हेंस होती है, स्टूडेंट की लर्निंग प्रमोट होती है, हमारे जो सी असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्ट्रेंथन टू टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। देन फोस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, स्टूडेंट और टीचर दोनों के, बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से समझें, और टीचर भी कोशिश करती हैं कि मैं वेरियस मेथड्स यूज़ करके बच्चों को अच्छे से समझाऊं। दोनों की माइंड की जो सी ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। टिप्स इन रिकॉर्ड कीपिंग के जो हमने मेथड पढ़ेगी, इसमें हम नोट्स अपने यूज़ कर सकते हैं, हम टीचर जनरल यूज़ करती हैं, तो ये रिकॉर्ड की में हेल्प करती है। नेक्स्ट है, इनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग कम्युनिटीज़, जो हमने पेयर ऑब्जर्वेशन में पढ़ा कि जो से मुख्तलिफ टीचर हैं वो आपस में एक मिलकर काम करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कोलीग्स एक दूसरे से जानते हैं बहुत कुछ, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मिलजुल कर काम होता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंट टीचर्स। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, जिसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहलाई जाती है। इससे कॉन्फिडेंट टीचर्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि क्रिएट इंटरेस्ट इन लेसन्स, जब हमें भी लेसन पढ़ाने का तरीका पता चल जाता है, बच्चों को अच्छे से लेसन समझ आ रहा होता है, तो लेसन में इंटरेस्ट ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज। नेक्स्ट इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज ये हैं डेट नॉट ऑल टीचर्स कैन डू इट ईजिली, इट्स नॉट फिजिबल फॉर ऑल टीचर्स, ठीक है। सम टीचर्स मे फील अनकम्फर्टेबल इन एवैल्यूएटिंग देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि खुद को वो कहते हैं कि हम खुद को खुद जांचें, तो वो अनकम्फर्टेबल से फील करती हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज टाइम टेक। तो नेक्स्ट है, द टीचर्स कैन कंफ्यूज अबाउट विच एस्पेक्ट टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो इफ इट बिकम डिफिकल्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट। एंड नेक्स्ट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स कैन बी चैलेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन लीड टू ओवर थिंकिंग। रीजनिंग में, एनालिसिस में ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो इट कैन लीड टू ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट है, इट माइट नॉट ऑलवेज ऑफर इमीडिएट और क्लियर सोल्यूशन टू क्लासरूम चैलेंजेस। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बाकी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।